हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड के बारे में बताया, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। हम देखते हैं जब देवराय सेकंड की मृत्यु होती है तो देवराय सेकंड की मृत्यु के बाद विजयराय सेकंड शासक बनते हैं। ये 1 वर्ष तक शासन करते हैं और उसके बाद मल्लिकार्जुन के पक्ष में सिंहासन को त्याग देते हैं और इस प्रकार से मल्लिकार्जुन शासक बन जाते हैं। मल्लिकार्जुन जब शासक बनते हैं तो ये अल्पायु होते हैं और ये इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय और गजबेटकर की उपाधियां धारण करते हैं। आपको याद होगा कि इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय और गजबेटकर की उपाधियां देवराय सेकंड के द्वारा धारण की गई थी। उसी प्रकार से मल्लिकार्जुन के द्वारा भी ये उपाधियां धारण की जाती हैं। इनके समय में क्या होता है, बहमनी शासक अलाउद्दीन सेकंड और उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेश्वर के द्वारा संयुक्त रूप से विजयनगर पर आक्रमण किया जाता है और विजयनगर के आक्रमण जब विजयनगर पर किया जाता है तो मल्लिकार्जुन अपनी सूझबूझ से इस आक्रमण को विफल कर देता है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि गजपति शासकों द्वारा कौंडवीर और उदयगिरी के किले छीन लिए जाते हैं। इनके समय की एक घटना और है कि माओयान नामक चीनी यात्री ने विजयनगर की यात्रा की है और इसके बाद हम देखते हैं कि विरूपाक्ष सेकंड शासक बनते हैं। विरूपाक्ष सेकंड शासक जब बनते हैं तो ये संगम वंश के अंतिम शासक होते हैं। अंतिम शासक होते हैं, इनकी योग्यता के बारे में कुछ नहीं बखान किया जा सकता, इनकी अयोग्यता अवश्य बताई जा सकती है। इन्हीं के समय में हम देखते हैं कि गोवा, दाभोल और चौल बहमनी शासकों के द्वारा विजयनगर से छीन लिए जाते हैं। ये बहमनी राज्य, विजयनगर राज्य का बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा अपमान था और हम देखते हैं विजयनगर के विरुद्ध बहमनी सेनाओं के द्वारा धुर दक्षिण तक अभियान चलाए जाते हैं और इसी प्रकार हम देखते हैं कि उड़ीसा के शासकों द्वारा भी उदयगिरी और आंध्र के तटवर्ती क्षेत्रों को छीन लिया जाता है। ये भी विजयनगर के लिए अत्यधिक अपमानजनक था, नुकसानदेह था। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में एक निराशा का भाव, एक आक्रोश का भाव विजयनगर में उत्पन्न होता है और उसी आक्रोश के अंतर्गत विरूपाक्ष की उसके पुत्र के द्वारा हत्या कर दी जाती है और प्रौढ़ देवराय के नाम से वो गद्दी पर बैठता है। लेकिन पितृहंता होने के कारण, पिता की हत्या करने के कारण जनता में वो अत्यधिक अलोकप्रिय होता है, जनता का उसे समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है। अंततः उसकी भी हत्या कर दी जाती है और ऐसी स्थिति में, ऐसी अराजक स्थिति में जिसका वर्णन नूनीज ने भी किया है, क्या होता है, चंद्रगिरी का गवर्नर जो था सालुब नरसिंह, उसके द्वारा सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है, सिंहासन को प्राप्त कर लिया जाता है। इस घटना को विजयनगर के इतिहास में प्रथम बलापहार के नाम से जाना जाता है, प्रथम अपहरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संगम वंश का अंत हो जाता है और सालुब नरसिंह के द्वारा सालुब वंश की स्थापना हो जाती है। तो सालुब वंश का जो संस्थापक होता है, माने विजयनगर का द्वितीय राजवंश सालुब राजवंश स्थापित होता है, जिसका संस्थापक सालुब नरसिंह होता है। सालुब नरसिंह जब ये शासक बनता है तो ये विजयनगर की अराजकता को समाप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करता है, उसमें से सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन हम देखते हैं कि पुरुषोत्तम गजपति, उड़ीसा के जो शासक थे, इनके द्वारा विजयनगर पर आक्रमण किया जाता है और उसमें सालुब नरसिंह पराजित होता है। पुरुषोत्तम गजपति के द्वारा इसे बंदी बना लिया जाता है। फिर ये मुक्त होने की याचना करता है, प्रार्थना करता है, तो पुरुषोत्तम गजपति के द्वारा इसे मुक्त तो कर दिया जाता है, लेकिन उदयगिरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। इतनी अत्यधिक अपमान के बाद भी ये पुनः अपने को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है
और बड़े पैमाने पर घोड़ों का आयात करता है, अरब व्यापारियों से तमाम तरह के समझौते करता है और घोड़े प्राप्त करता है। इसके बाद क्या होता है, जब इसकी मृत्यु होती है, अपनी मृत्यु से पूर्व इसके जो पुत्र होते हैं तिम्मा और इम्माडी नरसिंह, ये दोनों ही अल्प वयस्क होते हैं। ऐसी स्थिति में यह क्या करता है, अपने विश्वास पात्र सेना नायक नरसा नायक को अपने दोनों पुत्रों का संरक्षक बना देता है, गार्जियन बना देता है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो नरसा नायक ही संपूर्ण शक्तियों को अपने हाथ में संरक्षित किए होता है। सबसे पहले नरसा नायक के द्वारा तिम्मा का राज्याभिषेक किया जाता है। जब तिम्मा की उसके एक शत्रु के द्वारा हत्या कर दी जाती है तो तिम्मा के छोटे भाई इम्माडी नरसिंह को ये शासक बना देता है और संपूर्ण शक्तियों का स्वयं उपभोग करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब इम्माडी नरसिंह वयस्क हो जाता है, ऐसी स्थितियों में शक्ति को लेकर नरसा नायक के साथ में उसका एक टकराव होता है, मतभेद होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नरसा नायक के द्वारा इसे पेनकोंडा के दुर्ग में बंदी बना लिया जाता है और उसे एक बंदी की भांति रखा जाता है और नरसा नायक के द्वारा ही सफलतापूर्वक शासन किया जाता है। लगभग 12 वर्ष तक उसने सफलतापूर्वक इस तरह से शासन किया है और इसके दौरान उसने क्या किया है, सफलतापूर्वक विजयनगर के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया है। खोए हुए क्षेत्रों पर इसने फिर से अधिकार किया है और बीजापुर के आदिल खां को और उड़ीसा के प्रताप रुद्रदेव को इसने पराजित किया है और अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से प्राप्त किया है। इसके अलावा इसने क्या किया है, सुदूर दक्षिण में चोल चेर पांड्य शासकों को फिर से विजयनगर की संप्रभुता स्वीकार करने के लिए विवश किया है। इस प्रकार से सुदूर दक्षिण तक इसने विजयनगर की सत्ता को फिर से सुदृढ़ता से स्थापित किया है। और इसने क्या किया है, रायचूर दोआब के अनेक दुर्गों पर, तमाम दुर्गों पर फिर से इसने अधिकार किया है। तमाम दुर्गों को इसने अपने अधिकार में ले लिया है। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, जब ये नरसा नायक इम्माडी नरसिंह को बंदी के रूप में रखता है, लेकिन जब नरसा नायक की मृत्यु होती है तो नरसा नायक का जो पुत्र होता है वीर नरसिंह के द्वारा इम्माडी नरसिंह की जो शासक था इसका सालो वंश का, उसकी हत्या कर दी जाती है और सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है। इस घटना को इतिहास में द्वितीय बलापहार या द्वितीय अपहरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से वीर नरसिंह के द्वारा तुलुभ राजवंश की विजयनगर में स्थापना की जाती है। इस प्रकार से विजयनगर में तीसरे राजवंश तुलुभ राजवंश की स्थापना होती है। तुलुभ राजवंश की प्रसिद्धि और ख्याति कृष्णदेव राय के कारण है। कृष्णदेव राय न केवल तुलुभ राजवंश का महानतम शासक था, बल्कि विजयनगर के शासकों की संपूर्ण श्रृंखला में सबसे अधिक महानतम शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है, जिसकी उपलब्धियों के बारे में, जिसके विजय अभियानों के बारे में, जिसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी संपूर्ण विजयनगर में कृष्णदेव राय पर क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होती है। सिविल सर्विसेज में भी कृष्णदेव राय पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपको कृष्णदेव राय के बारे में बताएंगे और इसके बारे में आप फिर से एक बार देख लेते हैं। तो संगम वंश का मल्लिकार्जुन शासक होता है, उसने उपाधियों के मामले में देवराय सेकंड की समानता स्थापित की है, बराबरी की है। भले ही वो गुणों में, योग्यता में समानता स्थापित न कर सका हो, लेकिन उपाधियों में उसने देवराय सेकंड की समानता स्थापित की है। और देखते हैं विरूपाक्ष सेकंड संगम वंश का अंतिम शासक होता है। इसके समय में हम देखते हैं कि बहमनी शासकों के द्वारा और उदयगिरी के शासकों के द्वारा विजयनगर के तमाम क्षेत्रों को जीत लिया जाता है, छीन लिया जाता है। यह विजयनगर के लिए न केवल नुकसानदेह बल्कि
अपमानजनक भी था, जिसके लिए सालुब नरसिंह ने फिर प्रयास किए हैं और बाद में हम देखते हैं नरसा नायक के द्वारा उन क्षेत्रों को फिर से प्राप्त किया जाता है। सालुब नरसिंह का संस्थापक सालुब नरसिंह था और नरसा नायक का जो छोटा नरसा नायक का जो पुत्र होता है वीर नरसिंह, वो तुलुभ राजवंश का संस्थापक बनता है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे आपके अधिकाधिक मित्रों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।